दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट घर जमाई का एपिसोड नंबर 78वां। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और लगातार वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें। और दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप प्लीज़ आजकल बिल्कुल भी लाइक और शेयर नहीं करते यार, ऐसे तो मत करो। आप लोग तो बिल्कुल ही ऐसे करने लग गए हो। इतने लोग सुनते हैं, 1000 लोग सुनते हैं, लेकिन लाइक करते नहीं है, सिर्फ 100 भी। तो आज सभी के सभी लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, 78वां एपिसोड, सीक्रेट घर जमाई। उधर घोस्ट किंग अनुराग के साथ मिलकर समर से बदला लेने और उसको मारने का प्लान बना रहे थे। वहीं इस सबसे अनजान समर कियारा के साथ रोमांस कर रहा था। अगले दिन समर और कियारा कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में डायमंड इंडस्ट्री की नई सीईओ रश्मि से मिलते हैं, जो अग्रवाल इंडस्ट्री की छोटी इंडस्ट्री कहकर कियारा की इंसल्ट करती है और उसको नीचा दिखाती है। समर उसको सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन वो लड़की को सबक सामने से नहीं मार सकता था। अगर समर उसे जबरदस्ती सबक नहीं सिखा सकता था तो वो जानता था कि उसे दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। समर उसे ऐसे तो नहीं जाने देगा। तभी रश्मि ने समर की बात का जवाब देते हुए अहंकार से कहा, ये तो बहुत आसान है। 3 दिन बाद एमपी का एंट्री कंपटीशन है। अगर आप उस कंपटीशन में डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को हराकर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं तो मैं तुमसे और कियारा से माफी मांग लूंगी। उसने जो कहा था वो लगभग असंभव था। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एंटीक कंपनी थी। उनके एम्प्लॉयज एंटीक एरिया में बहुत स्किल्ड थे। किसी के लिए भी उनसे मुकाबला करना आसान नहीं था। इंदौर के एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को 3 साल पहले डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने बुरी तरह से हराया था। ये कहा जा सकता था कि मध्य प्रदेश की एंटीक एरिया में डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की कोई हार कर नहीं सकता था। तभी कियारा ने नाराजगी जताते हुए ऊंची आवाज में कहा, मिस रश्मि, आप ये सही नहीं कर रही। समर आप लोगों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है। अग्रवाल इंडस्ट्री भी एक एंटीक ज्वेलरी कंपनी थी, लेकिन डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तुलना में उनका लेवल बहुत नीचे का था। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक एंटीक मास्टर अग्रवाल इंडस्ट्री के मास्टर से कई गुना अधिक स्किल्ड था। कियारा को पता था कि इंदौर का एंटीक किंग समर था और बेहद स्किल्ड भी था। अग्रवाल इंडस्ट्री भी एक एंटीक ज्वेलरी कंपनी थी, लेकिन डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तुलना में उनका लेवल बहुत नीचे का था। डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक एंटीक मास्टर अग्रवाल इंडस्ट्री के मास्टर से कई गुना अधिक स्किल्ड था। कियारा को पता था कि समर इंदौर का एंटीक किंग था। वे स्किल्ड थे, लेकिन मध्य प्रदेश के टोटल 18 किंग थे। हालांकि समर इंदौर के सबसे स्किल्ड एंटिक अप्रेजर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सभी 18 एंटिक किंग से भी ज्यादा स्किल्ड होगा। कियारा की बात सुनकर रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अगर समर कंपटीशन में डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को हरा देगा तो अग्रवाल इंडस्ट्री से मैं माफी मांगूंगी। लेकिन अब मैं ये भी कहती हूँ, अगर वो इतनी इसमें कामयाब हुआ तो हम आपके साथ काम भी करेंगे। अगर नहीं तो आप लोग मुझे किसी बात के लिए दोष नहीं दे सकते। कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। वो निराश हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि रश्मि उसके लिए चीजें मुश्किल बना रही है। यह लगभग असंभव था। लेकिन तभी समर ने मुस्कुराकर उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ऊंची आवाज में कहा, ठीक है मिस रश्मि, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं आपकी कंपनी को हराऊंगा भी। उसकी आवाज बहुत तेज थी और सबने सुन ली थी। न सिर्फ वहां खड़े एम्प्लॉयज ने, बल्कि सभी रिपोर्टर्स ने भी सुन लिया था। सभी लोग आपस में इसके बारे में चर्चा करने लगे थे। उनमें से एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, ये मैंने क्या सुन लिया, समर वास्तव में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सहमत हो गया। वो ठीक तो है ना, कहीं उसके दिमाग में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि वो मूर्ख है। वो खुद को क्या समझता है जो डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन कर रहा है। एक और लड़के ने हैरान होते हुए कहा, डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पिछले कुछ वर्षों से इस कंपटीशन की चैंपियन रही है। समर पक्का इस कंपटीशन में हारने वाला है। तभी समर को हैरानी से सभी देखने लगे थे।
उन्हें लग रहा था कि वो मूर्ख है और अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। न केवल रिपोर्टर्स उसे नीची नजरों से देख रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि रश्मि भी उसकी इंसल्ट कर रही थी। रश्मि ने मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, तुम किसी भी तरह से डायमंड ग्रुप के इंडस्ट्री के लोगों को नहीं हरा पाओगे। वहीं समर को रश्मि की नजरें देखकर, उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन रिपोर्टर और आसपास के लोगों को देखकर उसने खुद को शांत रहने की कोशिश की। उसने खुद को गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, तो उसने कहा, मिस रश्मि, डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन बाद मैं आप लोगों को हरा दूंगा, बस आप अपनी हार का इंतजार कीजिए। रश्मि ने हल्के से मुस्कुराते हुए घमंड के साथ कहा, बुलशिट, हमारी इंडस्ट्री लगातार 10 वर्षों से कंपटीशन की विनर रही है। तुम तो हमारी इंडस्ट्री को सपने में भी नहीं हरा सकते। समर ने भी गौरव से कहा, मिस रश्मि, आपको बस अपना प्रॉमिस याद रखना है। आपको आपकी इंडस्ट्री में हराने के बाद आपको हमारी इंडस्ट्री से हार माननी होगी और माफी भी मांगनी होगी। और ये माफी आपको सभी रिपोर्टर्स के सामने भी मांगनी पड़ेगी। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सबके सामने कियारा से माफी मांगूंगी। उसने ये कहा और वहां से चली गई। उसके हिसाब से समर एक नॉर्मल इंसान था और उसे बात करना टाइम वेस्ट करना ही था। रश्मि गाड़ी में बैठी और डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अपने लोगों के साथ वहां से निकल गई। उसे मन ही मन यही लग रहा था कि समर कभी भी नहीं जीत पाएगा। वहां खड़े सभी रिपोर्टर्स एक्साइटेड थे। उन्होंने समर और रश्मि के बीच बातचीतों को रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ ही देर में सभी रिपोर्टर अपने अपने चैनल और न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट को भेजने लगे। न्यूज की हेडलाइंस बन गई थी, समर, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत बड़ा समझता है। अग्रवाल इंडस्ट्री की सेल डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को चैलेंज करती है। एक चींटी शेयर को चुनौती देने जा रही है। सभी न्यूज स्टेशन समर का मजाक उड़ाने लगे थे। सोच रहे थे कि वो हारने वाला है। न केवल उसके पास खड़ी भीड़ को लग रहा था कि समर हारने वाला है, बल्कि अग्रवाल इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज को भी यही लग रहा था कि वो जरूर हारेगा। दोनों के लेवल में बहुत फर्क था, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री के साथ एंटिक मास्टर थे। तभी कियारा ने चिंतित होते हुए समर से कहा, समर, क्या आप सचमुच में ग्रुप को हरा सकते हो? समर ने कॉन्फिडेंट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा ही। हालांकि समर डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत पावरफुल भी मानता था, फिर भी समर की नजरों में वो कुछ भी नहीं थे। वो जानता था कि दूसरे लोग क्यों चिंतित थे। उन्हें डर लगता था कि समर हार जाएगा। अब जब रश्मि यहाँ से चली गई थी तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज ने सफाई देनी शुरू कर दी थी। रिपोर्टर भी चले गए थे। स्वाभाविक रूप से समर भी सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया था। जब वो सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचा तो प्राची चिंता भरे चेहरे के साथ उसके पास आई और उसने धीरे से पूछा, समर, क्या तुम सचमुच में डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को हरा सकते हो? समर के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वास्तव में इतनी डरावनी थी। समर ने प्राची का हाथ पकड़ लिया और बोला, प्राची, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत स्ट्रोंग हूं और ये छोटे मोटे लोग मुझे कभी हरा नहीं पाएंगे। प्राची का चेहरा लाल हो गया था। उसने समर को एक शर्मीली नजर से देखा और वहां से चली गई। पूरे दिन सेल्स डिपार्टमेंट के लोग समर को अजीब नजरों से देखते रहे। इससे वो बहुत असहज हो गया था। समय उड़ता जा रहा था। पलक झपकते ही घर जाने का समय भी हो गया था। समर और कियारा कंपनी से बाहर निकले और वेडिंग बॉक्स ब्यूटीक की तरफ चल पड़े। अब समय आ गया था कि दो पहले से की गई शादी की तस्वीरें वहां से कलेक्ट कर लें। समर गाड़ी चला रहा था और कियारा पैसेंजर सीट पर बैठी थी। गाड़ी स्टोर की तरफ चल पड़ी। अग्रवाल इंडस्ट्रीज का बंद होने का समय शाम को 6 बजे का था। ठीक उसी समय इंदौर में आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और सड़क पर बहुत भीड़ भी थी। सौभाग्य से समर की ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी थी। आधे घंटे में वो स्टोर पर पहुंच गई। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज तो दुकान ही बंद थी। समर ये देखकर बहुत गुस्से में था। समर को पता था कि वेडिंग बॉक्स बुटीक डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंडर आने वाला मध्य प्रदेश का एक चेन स्टोर था। हीरे की ये शादी का लहंगा और धोनी की तरफ से एक उपहार था। समर ने अपना फोन निकाला और धोनी को फोन किया,
लेकिन उसका फोन अब भी नहीं लग रहा था। समर ने अपना माथा पीटते हुए मन ही मन कहा, अरे मैं तो ये भूल ही गया, ध्वनि का फोन तो पहले ही बंद हो गया और उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। भले ही वो ध्वनि को फोन नहीं कर सकता था, लेकिन समर रीना के फोन पर तो कांटेक्ट कर ही सकता था। रीना स्टोर की मैनेजर थी। समर ने रीना का नंबर निकाला और उस पर कॉल किया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से रीना ने फोन उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से रीना की स्वीट सी आवाज आई। हेलो, कौन? समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं समर भारद्वाज बोल रहा हूँ, मैनेजर रीना। मैंने आपसे ये जानने के लिए कॉल किया था, क्या उन दिनों जो तस्वीरें निकलवाई गई थी वो तैयार हो गए हैं? दूसरी तरफ से रीना ने माफी मांगते हुए उसकी अपनी बात का जवाब देते हुए कहा, माफ कीजिए सर, वो सारी तस्वीरें डिलीट हो गई हैं क्योंकि हमारे स्टोर का पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया। इसके अलावा स्टोर अगली नोटिस तक बंद है। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। उसकी बात सुनकर समर बहुत नाराज हो गया। कियारा के साथ खींची गई उसकी तस्वीरें उनके प्यार की निशानी थी, लेकिन अब वो सब गायब हो चुकी थी। वहीं रीना जब दूसरी तरफ से फोन रखने ही वाली थी, तभी समर ने अचानक पूछा, रीना, एक मिनट, फोन मत रखना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकती हो ध्वनि को क्यों निकाला गया, अब वो कैसी है? समर का सवाल सुनकर रीना के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जवाब देते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर समर, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्या हुआ है। आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप लोग इस चीज के बारे में ना पूछें। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने फोन काट दिया। उसने समर को वापस दोबारा कुछ पूछने का मौका भी नहीं दिया। जब उसने दोबारा फोन किया तो पता चला कि उसका फोन बंद है। जाहिर है वो उनके साथ अब बात नहीं करना चाहती थी। समर ने खुद को कोसते हुए मन ही मन कहा, रीना क्या नहीं बता रही थी? रीना की बातों को समझते हुए उसे लगा कि कहीं ध्वनि कोई मुश्किल में तो नहीं है, लेकिन वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बस उसकी चिंता ही कर सकता था। समर ने शर्मिंदा महसूस करते हुए कियारा से कहा, कियारा, आई एम सॉरी हनी, हमारी तस्वीरें उनसे डिलीट हो गई। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना कीजिए, जब तक हम साथ हैं हम जिंदा हैं, हम बहुत सी तस्वीरें ले सकते हैं। कियारा को तस्वीरों की ज्यादा चिंता नहीं थी, जब तक वो जिस आदमी से प्यार करती है वो उसके साथ है, और वो उसके साथ है तो बहुत सारी तस्वीरें वो ले भी सकते हैं। इसके बाद समर और कियारा वहां से निकल गए। इसी बीच अलिश्का ने फोन करके कियारा को बताया कि उसकी मौसी के बेटे की आज बर्थडे पार्टी है और वो चाहती है कि वो भी उसमें शामिल हो। कियारा की मौसी का नाम अलीना था। जब कियारा छोटी थी तो वो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, इसलिए कियारा भी वहां जाने के लिए तैयार हो गई थी। अलिश्का ने कियारा को बताया था कि पार्टी 8 बजे वर्मा होटल में ऑर्गेनाइज की जाएगी। फोन पर बात करने के बाद कियारा ने समर से कहा, जान, आज हमें मेरी मौसी के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है। चलिए उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदते हैं। समर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कियारा की मौसी उनकी मौसी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो भी वहां से जाने वाला था। और आज रात की पार्टी इंडिया के एक बेहद लोकप्रिय सेलिब्रेशन था। जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो उनके माता पिता अक्सर उनके लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे। समर और कियारा एक साथ ट्रेजर आइलैंड मॉल गए। वो एक खिलौना लेने जा रहे थे। ट्रेजर आइलैंड मॉल इंदौर का सबसे बड़ा मॉल था। वहां बारबी डॉल, ट्रांसफॉर्मर, डायनासोर और टेडी बियर जैसे कई विकल्प मौजूद थे। समर को पता था कि उसकी मौसी का बच्चा कियारा को बहुत समय बाद पैदा हुआ लड़का था, इसीलिए उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मर खरीदा। बचपन से ही इस समर का पसंदीदा खिलौना था। ट्रेजर आइलैंड मॉल के अंदर सबसे बड़ा स्टोर, और स्टोर के अंदर ढेरों खिलौने। आज साथ ही सारे कस्टमर भी बहुत थे। कई माता पिता काम खत्म होने पर अपने बच्चों को खिलौना खरीदने के लिए आए थे। उस समय वहां एक महिला पैच युक्त कपड़े पहने अपने बेटे के साथ खिलौने खरीद रही थी। उस महिला ने अपनी बेटी से पूछा, हर हुई, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें कौन सा गिफ्ट लेना है? छोटे बच्चे जिसका नाम आरोही था उसने मना करते हुए कहा, माँ कोई बात नहीं, यहाँ खिलौने महंगे हैं, मुझे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसे पता था कि खिलौने महंगे हैं और इसलिए वो कोई खिलौना लेने के बारे में सोच नहीं रही थी। महिला ने प्यार भरी आंखों से अपनी बेटी को देखा और कहा, चिंता मत करो बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे लिए ये खरीदूंगी चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो।
वो महिला अपने पास बचे हुए पैसे लेकर आई थी। अपनी बेटे के लिए एक बारबी डॉल खरीदना चाहती थी। आरोही बारबी डॉल को देख रही थी, जाहिर था उसे वो पाना चाहती थी। अपनी बेटे की आंखें देखकर महिला ने खिलौने की दुकान के मालिक से कहा, भाई प्लीज मुझे वो बारबी डॉल दिखाइए। वो सेल्स पर्सन 40 वर्ष का मोटा आदमी था। मोटे सेल्समैन ने उस औरत की तरफ एक नजर देखा और उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो गरीब लग रहे थे। सेल्समैन उन लोगों को नीची नजरों से देख रहा था जिनके पास पैसे नहीं थे। उस महिला ने जब ये देखा कि वो आदमी इग्नोर कर रहा है, तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसको बहुत शर्म भी आ रही थी। इसी समय एक फैशनेबल कपल स्टोर भी अंदर आया और उस आदमी ने उस सेल्समैन से कहा, मुझे वो पिंक ड्रेस वाली बार्बी डॉल दिखाओ। सेल्समैन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, यस सर, अभी। वो मुस्कुराते हुए डोल नीचे ले आया और उसने उस आदमी के गले में सोने की एक मोटी सी चैन भी देखी थी, जिससे साफ पता लग रहा था कि वो कोई अमीर आदमी है। सोने की चैन वाले लड़के ने पूछा, बॉस, ये डॉल कितने की है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डॉल खरीदना चाहता था। मोटे आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, काफी सस्ता है सर, इसकी कीमत 6,000 है। लड़के ने सिर हिलाया और अपना बटुआ निकाल लिया, लेकिन तभी उस पैच वाले कपड़े वाली लड़की के बीच में आकर कहा, मैं भी ये डॉल खरीदना चाहती हूँ। महिला की बात सुनते ही सेल्समैन ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? महिला का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ मेरे पास पैसे हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अपनी सोने में कोने में बंधे हुए नकदी निकाली, लेकिन ये सब खुले पैसे थे। उसमें 100, 50, 20, 10 के नोट थे और यहाँ तक कि 5 के नोट भी थे। उनके पास बहुत से नोट थे, लेकिन 500 का एक भी नोट नहीं था, क्योंकि ये सब उस महिला के प्रतिदिन बचाकर रखे गए पैसे थे। इतने खुले पैसे देखकर सेल्समैन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो जानता था कि वो गरीब थी, उसके पास इतने सारे पैसे खुले गिनने का समय भी नहीं था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यह डॉल नहीं बेचूंगा, मैं इसे उस जेंटलमैन को ही बेचूंगा। सेल्समैन ने औरत को धक्का देकर दूर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये उसका काम करने से रोके। सोने की चैन वाला लड़का पहले ही 6,000 रुपये निकाल चुका था। उसे धक्का देने की वजह से महिला जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से आह निकल गई। सेल्समैन ने जमीन पर पड़ी औरत की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देखा और कहा, ये क्या कर रही है? मैं तो बस तुम्हें एक हल्का सा धक्का दिया था, ऐसा नहीं कि तुम्हारे मुंह से झाग निकले। फिर तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? उसे लगा कि वो नाटक कर रही है। तभी अपनी माँ की हालत देखकर आरोही रोने लगी और रोते रोते बोली, मम्मी, मम्मी आपको क्या हुआ? उठो ना मम्मी, प्लीज कोई तो मेरी मम्मी को बचा लो। वो जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। आरोही की चीख बहुत तेज थी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन ज्यादातर बस देखने के लिए ही आए थे। तभी एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आया और उसने आरोही से कहा, अरे बेटा क्या हुआ? ऐसे रो मत, मैं तुम्हारी माँ की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आरोही ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछे और कहा, दादाजी क्या आप डॉक्टर हैं? उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। आरोही ने आंखों में उम्मीद भरते हुए कहा, ठीक है दादाजी, प्लीज मेरी मम्मा को बचा लीजिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, देखना तुम्हारी माँ एक पल में ठीक हो जाएगी। ये कहते वो नीचे झुक गया। वो महिला की नब्ज देखकर चेक करने के बारे में सोच रहा था। जो अपनी कलाई पकड़ने वाला था, तभी समर और कियारा भी वहां पहुंच गई। जैसे ही समर ने देखा बुजुर्ग महिला की नब्ज टटोलने वाला था, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो जोर से चिल्लाया, रुको, तुम उसकी नब्ज नहीं चेक कर सकती। अपनी बात खत्म करते ही समर दौड़कर उस बुजुर्ग के पास आया और उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। उसे डर था कि बुजुर्ग उस औरत के शरीर को छूने वाला है। क्योंकि समर ने ऊर्जा ज्यादा लगा दी, इसलिए बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा। बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पागलों की तरह गुस्सा करते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? वो उस महिला का इलाज करके उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस युवक ने उसे धक्का दे दिया और ये स्वाभाविक रूप से नाराज हो गया था। समर ने बुजुर्ग को उठने में मदद करते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे डर था कि आप उसकी नब्ज चेक करने जा रहे हैं। बुजुर्ग ने समर को घूरते हुए कहा,
मैं उसी की नब्ज देख रहा था, क्योंकि मैं उसका इलाज करने वाला था। तुम्हें कुछ पता भी है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप उसके शरीर को छू नहीं सकते, अन्यथा वो मर सकती है। समर की बात सुनकर बुजुर्ग ने अपनी भौहें तान ली और वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि समर बकवास कर रहा है और उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बुजुर्ग ने समर की ओर देखा और कहा, यंग मैन, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? समर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं आप कौन हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए गर्व से जवाब दिया। मैं आपको बता दूं, मैं इंदौर के आयुर्वेदिक मेडिसिन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश सिंह ही हूँ। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी हूँ। क्या अब आपको पता चला? समर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप अभी भी उसकी नब्ज चेक नहीं कर सकते। उसने फिर भी उस बुजुर्ग को नब्ज चेक करने से रोक दिया था। हाँ, वो बुजुर्ग बहुत रेपुटेड था। हो सकता है कि दूसरों की नज़र में वो वाकई काबिल था, लेकिन समर की नज़र में वो बस एक आम डॉक्टर था। समर ने पहले यूनाइटेड नेशंस के आयुर्वेदिक मेडिसिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी देखा था। वो भी उससे बहस नहीं करता था। राकेश सिंह ही उलझन में पड़ गया था। आमतौर पर जब लोग उसका नाम सुनते थे, तो उसकी चापलूसी करने लगते थे, लेकिन ये युवक उसकी चापलूसी करना तो दूर, इसने तो उसे मरीज की नब्ज चेक करने से भी रोक दिया था। भीड़ को भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सुना कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, राकेश सिंह ही है। सब जानते थे कि राकेश सिंह ही कौन था। पूरे इंदौर में टॉप 3 डॉक्टर्स में से एक था। राकेश सिंघई के बारे में कई अच्छी कहावतें प्रचलित थी, जैसे कि वो किसी को मौत के मुंह से भी बचा लेता है, गरीबों का मुफ्त इलाज भी करता है और बहुत सम्मानित इंसान था। इसलिए लोग समर को ही बुरा भला कहने लगे थे। तभी एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, यंग मैन, बीच से हट जाओ, प्रेसिडेंट संघई को इस महिला को बचाने दो। एक और लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, टाइम वेस्ट मत करो। क्या तुमने देखा नहीं कि वो औरत का शरीर अकड़ रहा है? अगर वो मर गई तो तुम्हारी गलती होगी इसमें। एक और लड़की ने भी कहा, हट जाओ ना, प्रेसिडेंट को उसका चेकअप करने दो। सब कह रहे थे समर गलत था। सभी ने उसे बीच से हटने के लिए कहा। सबकी बातें सुनकर पता चल रहा था राकेश सिंघाई बहुत फेमस और रेपुटेड इंसान भी था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद भी समर नहीं हटा। उसने ना में अपना सिर हिलाकर राकेश सिंघाई को उसकी नब्ज चेक करने की अनुमति नहीं दी। ये देखकर कि समर अभी भी नहीं गया, राकेश सिंघई को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम उस महिला को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो मर सकती है। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं उसे मार नहीं रहा बल्कि बचा रहा हूं। अगर आप उसकी नब्ज चेक करेंगे तो वो मर जाएगी। राकेश सिंघई ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है उस महिला को हुआ क्या है? समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बेशक मुझे पता है। उसे इस समय एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है, और ये एक लॉन्ग टर्म बीमारी है जो दिमाग की किसी नस के ब्लॉक होने के कारण होती है। उसकी बात सुनकर राकेश सिंघई हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा युवक एक नजर में समझ जाएगा महिला की प्रॉब्लम क्या है। जो लोग एक नजर में ही बीमारी का अंदाजा लगा लेते, वो आमतौर पर आयुर्वेदिक मेडिसिन की डायग्नोसिस तकनीक के बारे में जानते थे। उसके सामने खड़ा युवक निश्चित रूप से स्किल्ड डॉक्टर ही था। राकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा डायग्नोसिस बुरा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? उसकी बात सुनकर समर ने कहा, मेरा नाम समर है। राकेश सिंघई ने पूछा, समर, अगर तुम्हें पता था कि उस महिला को एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है, तो तुम मुझे उसकी नब्ज क्यों नहीं देखने देते? समर ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो इस महिला को स्टार्टल एपिलेप्सी की बीमारी है। आमतौर पर इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, वरना उनकी मौत हो सकती है। समर की बात सुनते ही राकेश सिंघई के चेहरे के भाव बदल गए। आयुर्वेदिक मेडिसिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे इस तरह की बीमारियों के बारे में पता था। एपिलेप्सी के कई प्रकार थे। इन सब में स्टार्टल एपिलेप्सी का डायग्नोसिस और इलाज सबसे मुश्किल था, क्योंकि एक बीमारी शुरू हो जाने पर केवल
पीड़ित के सबसे करीबी लोग ही उसका इलाज कर सकते थे। अगर कोई अजनबी कोशिश करता तो पीड़ित को ज्यादा नुकसान ही पहुंचता था। राकेश सिंघई ने महिला की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, इसे एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है। आपने सही कहा, लेकिन क्या आपके पास उसे ठीक करने का तरीका भी है? समर ने कॉन्फिडेंस में सिर हिलाया। उसके लिए इसका इलाज करना बहुत आसान सी बात थी। तभी उस छोटी सी बच्ची आरोही ने आंखों में आशा भरकर पूछा, बड़े भाई, मेरा नाम आरोही है, ये मेरी मम्मी है। क्या आपके पास मेरी मम्मी को बचाने की तरीका है? वो छोटी होने के बावजूद बहुत होशियार थी। दोनों के बीच हुई बातचीत ने उसे पता चल गया समर बहुत स्किल्ड है। यहाँ तक कि बुजुर्ग ने भी कह दिया था कि वो सही कह रहा है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, आरोही, मेरे पास तरीका है तुम्हारी मम्मी को बचाने का, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जो कहूँ तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी मम्मा की मालिश करनी होगी, इससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। छोटी आरोही ने अपने छोटे हाथ बाहर निकालकर समर से कहा, बड़े भाई, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप बस मेरी मम्मी को बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर समर ने तुरंत आरोही को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिया। यहाँ 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 और यहाँ। समर ने लड़की को मालिश करने के लिए 9 जगह बताई। 20 मिनट बाद महिला का हिलना बंद हो गया। वो धीरे धीरे खड़ी हो गई। छोटी आरोही ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मम्मी, आप जाग गई। उसकी बात सुनकर राकेश भाई हैरान रह गया। दूसरे लोग शायद ये न समझ पाए कि समर कितना निपुण था, लेकिन वो जान गया था। उसने स्वाभाविक रूप से 9 एक्यूपेंचर पॉइंट्स के बारे में पता कर लिया था। हर पीड़ित की मिर्गी अलग अलग होती है, लेकिन अगर पीड़ित के 9 एक्यूपेंचर पॉइंट्स का पता लगा लिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। इसके लिए अत्यंत गहन चिकित्सीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। राकेश सिंह ही देख सकता था कि महिला को मिर्गी थी, लेकिन वो अधिकतर 3 एक्यूपेंचर पॉइंट्स ही ढूंढ सकता था। राकेश सिंघई ने सम्मानपूर्वक कहा, यंग मैन, तुम किस आयुर्वेदिक मेडिकल परिवार से हो? राकेश सिंघई को पता था कि इतनी कम उम्र में इतनी उच्च चिकित्सीय क्षमता रखने वाला व्यक्ति कोई सामान्य तो नहीं होगा। लेकिन आश्चर्य की बात थी, समर ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उन परिवारों में से नहीं हूं। उसकी बात सुनकर राकेश सिंघई हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसने सब कुछ खुद ही सीखा है? तो फिर ये जरूर कोई प्रतिभाशाली इंसान है। राकेश सिंघई समर के नजदीक गया और उसने अपना बिजनेस कार्ड समर को देते हुए कहा, मैं आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी के गेस्ट टीचर के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं। क्या आप इच्छुक हैं? राकेश सिंघई न सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन एसोसिएशन का अध्यक्ष था, बल्कि इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी था। स्वाभाविक रूप से उसे समर को अतिथि प्रशिक्षक बनाने में कोई अधिकार भी था। राकेश सिंघई समर का बहुत सम्मान करता था, और क्योंकि वो उसे छोटा होने के बावजूद उससे कहीं ज्यादा अधिक निपुण था। समर ने उसे मना करने ही वाला था, लेकिन उसे याद आया कि तन्वी भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ती है। वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। इसलिए समर ने राकेश सिंघई का बिजनेस कार्ड स्वीकार किया और कहा, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं कल जरूर आऊंगा। समर को सहमत देखकर राकेश बहुत खुश हुआ। हालांकि मेडिकल यूनिवर्सिटी इंदौर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, फिर भी आयुर्वेदिक चिकित्सा की लोकप्रियता कम होती जा रही थी। अगर यंग लोग विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ सकें तो इससे निश्चित रूप से इस विषय को और अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। समर की स्वीकृति मिलने के बाद राकेश सिंघई खुश होकर वहां से चला गया। तभी छोटी आरोही ने समर के पास आते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बड़े भाई, मेरी मम्मी को बचाने के लिए धन्यवाद। छोटी बच्ची बहुत ही शालीन थी। उसने झुककर समर को सलाम किया और इससे समर भी खुश हो गया था। हालांकि उसने महिला को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन लड़की के चेहरे की मुस्कान देखकर वो मेहनत सार्थक हो गई थी। एक चिकित्सक होने के नाते दूसरों को बचाना उसकी जिम्मेदारी भी थी। समर ने उस लड़की से पूछा, आरोही, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? आरोही ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बड़े भाई, मुझे याद है। समर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, अगर तुम्हारी माँ फिर से बीमार हो जाए तो बस इसी तरह उनकी मालिश करना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाई है। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी।
आरोही ने सिर हिलाया और उसका चेहरा कृतज्ञता से भर गया। वहीं आरोही की माँ अब बेहतर महसूस कर रही थी। उसने गुलाबी बार्बी डॉल की तरफ इशारा करते हुए सेल्स पर्सन से पूछा, बॉस, क्या वो मुझे डॉल बेच सकते हैं? सेल्समैन ने अपना सिर हिलाया और जोर से बोला, तुम बदकिस्मत हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें डॉल नहीं बेचूंगा। बॉस की बात सुनकर महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपमानित महसूस हो रहा था। वहीं उस सेल्समैन की बात सुनकर समर की आंखें तन गई। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि पैसा सबको पसंद होता है, लेकिन ये सेल्समैन हद पार कर रहा था। इस औरत ने अपनी बच्ची के लिए तोहफा खरीदना चाहा। ये माँ के प्यार की निशानी थी, लेकिन इस आदमी ने उसे मना कर दिया। समर ने 10,000 रुपए निकाले, उसके चेहरे के सामने फेंक कर कहा, आपकी डोल की कीमत 6,000 है, ये 10,000 रुपए हैं। अब चुपचाप ये डोल मुझे दे दो। पैसे देखकर सेल्समैन खुश हो गया और बोला, मैं डोल तुम्हें जरूर बेचूंगा। सेल्समैन ने गुलाबी डोल निकाली और मुस्कुराते हुए समर को दे दी। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। समर ने सेल्समैन की तरफ देखे बिना ही डोल छोटी बच्ची को दे दी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आरोही, इसे अपने बड़े भाई की तरफ से अपना जन्मदिन का तोहफा समझो। आरोही वो डोल लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई ये तोहफा महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। समर ने मन ही मन उसके इतने अच्छे व्यवहार की तारीफ की और उसने लड़की को डोल देते हुए कहा, आरोही, चुपचाप इसे ले लो। ये तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से एक तोहफा है। बस तुम मुझसे वादा करो कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इसके बाद समर और कियारा खिलौनों की दुकान से बाहर निकल गई। तभी कियारा ने उससे कहा, हबी, हमें भी तो मौसी के बेटे के लिए कोई गिफ्ट चाहिए था। समर मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं भूला नहीं हूँ। मैं बस उस दुकान से उसे खरीदना नहीं चाहता था। चलो किसी और दुकान पर चलते हैं। सेल्समैन के व्यवहार से समर बहुत नाराज हो गया था। उसने डॉल भी सिर्फ इसलिए ही खरीदी क्योंकि नन्ही आरोही को वो डॉल चाहिए थी। ट्रांसफॉर्मरों के बारे में स्वाभाविक रूप से समर वहां से नहीं खरीदेगा। वो किसी दूसरी जगह से जाकर अपने पैसे वहीं खर्च करने वाला था। समर और कियारा एक ऐसे स्टोर पर पहुंचे जहां ट्रांसफॉर्मर ही मिलते थे। उन्होंने 20,000 रुपए में एक लिमिटेड एडिशन खरीदा। वर्मा होटल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कियारा ने समर से कहा, हबी, मेरी मौसी का बहुत समय बाद फौरन से इंदौर आई है। हालांकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन कभी कभी घमंडी हो जाती है। इसलिए अगर वो कुछ कहे जिससे आपको गुस्सा आए तो प्लीज मेरे लिए उन्हें नजरअंदाज कर देना। समर मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, फौरन से आने वाले लोग अक्सर थोड़े घमंडी ही होते हैं। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। अगर उन्होंने कोई गुस्से वाली बात भी की तो मैं अनदेखा कर दूंगा। कियारा ने सिर हिलाया। वो जानती थी कि उसका पति बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी मौसी नहीं। अगर अब उसकी मौसी समर को परेशान करेगी तो समर गुस्सा नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उसने समर को पहले ही बता दिया था। अच्छी बात यह है कि समर ने इसके बारे में पता किया था, उसे इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। आधे घंटे बाद समर और कियारा वर्मा होटल पहुंचे। कियारा ने फोन करके पता किया कि पार्टी दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 66 में ऑर्गेनाइज की गई थी। जब वो वहां पहुंचे तो कमरा पहले से ही कुछ लोगों से भरा हुआ था। बीच में बैंगनी रंग की फर वाले जैकेट पहने एक महिला बैठी थी। वो महिला लगभग 40 साल की थी। हालांकि वो बूढ़ी नहीं थी, फिर भी वो बहुत स्वस्थ दिख रही थी। उसका चेहरा गोरा था और त्वचा नाजुक थी। लगभग 30 साल की महिला जैसी ही लग रही थी। उस महिला का नाम अलीना था, जो कियारा की मौसी थी। और उसके बगल में एक आदमी बैठा था। वो कियारा के मौसी का पति था। अलीना कियारा को देखकर मुस्कुराई और उसे गले लगाते हुए बोली, कियारा, तुम आ गई। इधर आओ, हमने एक दूसरे को 10 साल पहले देखा था, है ना? कियारा ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मौसी, जब आप देश छोड़कर गई थी तब से हमने एक दूसरे को देखा नहीं। अलीना ने कियारा का हाथ पकड़ और अपनी तारीफ करते हुए कहा, कियारा, मैंने तुम्हें 10 साल पहले से नहीं देखा। तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी आप भी बहुत खूबसूरत हो गई। 10 साल हो गए हैं, आप अभी भी बिल्कुल वैसी दिखती हैं जैसे 10 साल पहले दिखती थी। मुझे तो लग रहा है कि आपकी उम्र बढ़ भी नहीं रही है अब तो। असल में अलेना भी कुछ खास नहीं दिख रही थी, वरना कियारा उसे पहचान नहीं पाती, जो अब भी खूबसूरत थी, वैसे ही दिखती थी जैसी 10 साल पहले जवानी के दिनों में थी। अलेना ने खुशी से अपने होठ ऊपर उठाते हुए कहा, कियारा तुम बहुत प्यारी हो, जैसे बचपन में थी। जब कियारा छोटी बच्ची थी तो वह हर बार स्कूल की छुट्टी में अपनी मौसी से मिलने उसके घर जाती थी। वो बहुत प्यारी सी बच्ची थी और हमेशा अपनी मौसी को खुश रखती थी। उसकी मौसी उसे हमेशा ढेर सारी चॉकलेट्स भी देती थी। हालांकि बाद में अलीना अमेरिका चली गई थी। कियारा ने अपनी गोरी उंगलियों से समर की ओर इशारा करते हुए अपनी मौसी को समझाते हुए कहा, मौसी मैं अपने हस्बैंड से मिलाना चाहती हूँ। ये समर है मेरे हस्बैंड। हालांकि कियारा अपनी मौसी को फिर से देखकर खुश थी, लेकिन वो इस खुशी में समर को उनसे मिलवाना नहीं भूली। अलेना ने समर की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए पूछा, तुम समर भारद्वाज हो ना? मैंने अपनी बहन से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम कितने अच्छे दामाद हो। क्या ये सच है? समर ने अजीब तरीके से जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। हालांकि समर बहुत पावरफुल था ही, और फिर भी उसने अपने सीनियर्स के सामने विनम्र रहना पड़ सकता था। अलेना ने उत्सुकता से पूछा, समर, कियारा एक बड़ी कंपनी की सीईओ है, लेकिन तुम बताओ तुम क्या करते हो? अलेना को बचपन से ही कियारा से लगाव था, और वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो अच्छा पैसा कमाने वाला हो। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अग्रवाल इंडस्ट्री में सेल्समैन हूँ। समर की बात सुनकर अलीना के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने आश्चर्य से समर की तरफ देखा। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर होने के नाते अलीना अग्रवाल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानती थी। और ये अगर समर कहता कि वो सीईओ या मैनेजर है तो अलीना को अजीब नहीं लगता, लेकिन अब वो कह रहा था कि वो सिर्फ एक सेल्समैन है। अलीना को उस पर शक हो रहा था। हालांकि अलीना अमेरिका में रह रही थी, फिर भी जब उसके पास समय होता था तो वो अक्सर अपनी बहन अलिश्का को फ़ोन करती थी। वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहती थी। उसने अपनी बहन से सुना था कि समर एक महान व्यक्ति है और उसमें बहुत से टैलेंट है, इसलिए अलीना को उस पर शक हो रहा था। कियारा समझ गई थी कि उसकी मौसी समर को कम आंक रही है। उसके हाव भाव देखकर ही पता चल रहा था कि वो मौसी जो सोच रही थी उसके लिए सही हस्बैंड नहीं है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन समर ने उसे रोक दिया। समर कियारा की मौसी के सामने दिखावा करना और उन्हें यह बताना नहीं चाहता था कि वो शैडो ग्रुप का शैडो किंग है। परिवार के इस रीयूनियन का उद्देश्य एक दूसरे से तुलना करने के बजाय एक दूसरे के साथ अच्छे से रिश्ते बनाना था, नहीं तो ये कंपटीशन में बदल जाता। समर और अलीना के बीच की बातचीत समर की सास अलिस्का ने भी सुन ली थी। वो समर की एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छी तरह समझती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और उसे भी दिखावा करना पसंद नहीं था। हालांकि बाकी लोग, जिनमें कुंदन जो अलीना का पति था, श्रावणी जो अलीना की बेटी थी और अलीना का दामाद था, उन्होंने समर को देखने का अपना तरीका बदलना शुरू कर दिया था। अलीना कियारा के साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए करती थी क्योंकि वो उसकी मौसी थी, लेकिन दूसरे लोग उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते थे। उनमें से एक इंसान ऐसी थी जो कियारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो थी श्रावणी। और ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त होंगे क्योंकि वो कजिन सिस्टर थी, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं था। कियारा जब छोटी थी तब परिवार में सबकी चहेती थी। उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो हर वीकेंड और छुट्टियां मनाना मौसी के घर आती थी। उस समय कियारा लगभग 8 साल की थी और श्रावणी 7 साल की। कियारा हमेशा अपनी मौसी की चहेती होती थी, उनसे बहुत प्यार लेती थी, और क्योंकि वो हमेशा मौसी से मीठी बातें करती थी, जिसकी वजह से श्रावणी धीरे धीरे कियारा से जलन महसूस करने लगी। इसके अलावा क्योंकि कियारा और श्रावणी एक ही उम्र की थी, इसलिए वो अक्सर बार्बेडोल के लिए भी लड़ते थे। श्रावणी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, बहुत समय हो गया मिले हुए। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। श्रावणी का चेहरा गोरा और चिकना ऊंची नाक वाला था।
उसके लाल होठ और लंबी पलकें, उंगलियां और पैरों के नाखून उसे बहुत खूबसूरत बना रहे थे, लेकिन कियारा की तुलना में वो अभी भी बहुत दूर थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रावणी, तुम अमेरिका में थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत दूर थी। तुम्हारे लिए शादी में आना नामुमकिन ही तो था। श्रावणी ने खिलखिलाते हुए पूछा, ओह, क्या ये मेरे जीजू हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जीजू, आपकी मंथली इनकम क्या है? हालांकि ऐसा लग रहा था समर से एक सवाल पूछ रही थी, लेकिन वो निश्चित रूप से उसके जवाब में उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो सिर्फ एक सेल्समैन है और जो उसने एक सेकंड पहले उसके ही मुंह से सुना था। समर ने स्पष्ट रूप से उसके इरादे भांप लिए थे, फिर भी उसने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, मेरी मंथली इनकम 10 से 15 हज़ार रुपए है। उसकी बात सुनकर श्रावणी ने अपने बगल में छोटे छोटे बालों वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस 10-15 हज़ार? थोड़ा कम लगता है ना? ये मेरे पति के कमाई का सिर्फ 1% है। इनकी मंथली इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है। छोटो बालों वाले आदमी ने समर की तरफ देखा और उसने उसे हेलो तक नहीं कहा। जाहिर है वो समर को नीची नजरों से देख रहा था। उसकी कम इनकम और उसके लो स्टेटस को देखते हुए उसे हेलो करने की भी जरूरत नहीं कर रहा था। समर ने भी आगे से कुछ नहीं कहा। हर किसी का अपना जीने का तरीका है और इसलिए उसने दूसरों की चापलूसी करने की जरूरत नहीं थी। जब कियारा के मामा ने कियारा को देखा तो उसने उसके संकेत में बस थोड़ा सा सिर हिलाया। अलीना को थोड़ा अजीब लग रहा था। किसी ने भी समर का अभिवादन नहीं किया, जबकि उन्हें भी उनके बेटे की बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया गया था। उसने मुस्कुराते हुए दोनों से कहा, कियारा और समर, अब वहां खड़े ही मत रहो, आओ यहाँ बैठ जाओ। कियारा मंद मंद मुस्कुराई और समर का हाथ पकड़ते हुए आखिरी टेबल पर चली गई। हालांकि वो अपनी मौसी के बहुत करीब थी, फिर भी उसे अपने कजिन भाई बहन और मामा पसंद नहीं थे। उन्होंने समर के साथ जो बिहेवियर किया था वो उसे बहुत चिढ़ गया था। अगर उसकी मौसी वहां नहीं होती तो वो मुंह मोड़कर कब की चली जाती। हालांकि समर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब उसने देखा कि यारा उस पर गुस्सा हो रही है तो उसने अपना छोटा सा हाथ थपथपाकर उसे शांत किया। समर ने भौहें चढ़ाई। वो इस बात से दुखी था कि उसके कजिन भाई बहनों ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। विनम्रता का एक गुण है, क्रोधित होने के बजाय समर ने कियारा के सभी रिश्तेदारों के सामने धैर्य बनाए रखा। लेकिन निश्चित रूप से यदि ये लोग इसी तरह घमंडी बने रहे तो समर उन्हें दिखा देगा कि वो वास्तव में कौन है। अलीना के एक बेटा और एक बेटी थी। उसकी बेटी श्रावणी पहले से ही शादीशुदा थी और उसका बेटा लेविश सिर्फ 12 साल का था। उनका 12वां जन्मदिन एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। परंपरा के अनुसार 12 अंक ताला खोलने का प्रतीक था और जिसका अर्थ था ये उनके बेटे को बुद्धि और विवेक प्रदान करेगा। अलीना अपने बेटे को सिर्फ 12वां जन्मदिन मनाने के लिए इंडिया वापस लेकर आई थी, लेकिन हाँ, वो अपनी बहन से मिलना भी चाहती थी क्योंकि उन्हें काफी समय मिले हुए हो गया था। श्रावणी ने नकदी निकाली और खुशी खुशी लेविस को देते हुए कहा, लेविस, तुम्हारा 12वां जन्मदिन है, ये तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए। लो और एंजॉय करना। क्या तुम्हें ये पसंद आया? लेविस ने इतनी नकदी देखी और कहा, थैंक यू दी, मुझे ये पसंद है। और वो खुशी खुशी उसने पैसे गिनना शुरू कर दिया। श्रावणी से 1 लाख रुपए मिलने के बाद लेविश के माता पिता और दूसरे रिश्तेदार भी उन्हें गिफ्ट देने शुरू कर दिए। अब सिर्फ कियारा ने ही उसे अभी तक कोई उपहार नहीं दिया था। श्रावणी ने समर की तरफ देखा और उपहास करते हुए कहा, जीजू, आप मेरे छोटे भाई को क्या दे रहे हैं? श्रावणी ने सोचा था कि चूंकि वो अभी 1 लाख रुपए दिए हैं तो अगर समर ने इससे कम दिए तो वो हार जाएगा। श्रावणी जानती थी कि वो न तो खूबसूरत और न ही हैसियत के मामले में कियारा का मुकाबला कर सकती है। वो उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और अग्रवाल इंडस्ट्री की सीईओ भी थी। इसलिए उसने समर से मुकाबला करने और कियारा को इसके लिए नीचा दिखाने का फैसला किया। लेकिन उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि पैसे के बजाय समर ने एक ट्रांसफॉर्मर निकाला। श्रावणी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और बोली, जीजू, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत कंजूस हैं? इसलिए आप मेरे भाई के लिए सिर्फ एक छोटा सा खिलौना लेकर आए हैं। समर ने उसकी ओर देखा और जवाब देते हुए कहा,
ये मेरे कंजूस होने की बात नहीं, मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल उसके लिए ठीक है। श्रावणी उत्तेजक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है जीजू, मुझे लगता है कि ज्यादा है, क्योंकि आप अपनी कम इनकम से 1 लाख रुपए देने का रिस्क नहीं उठा सकते ना। इस ट्रांसफॉर्मर खिलौने की कीमत कितनी ही होगी? उसकी बात सुनकर समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, साली साहिबा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। हम जो देते हैं वो गिफ्ट की कीमत से ज्यादा मायने रखता है। हमें बच्चों को पैसे देने के बजाय वो देना चाहिए जो उन्हें सचमुच पसंद हो। समर की बात सुनने के बाद श्रावणी के चेहरे के भाव बदल गए। वो दुखी हो गई। समर को उपदेश देते हुए देखकर उसे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तभी छोटे बालों वाले उस आदमी ने घमंड से अपने वॉलेट में रखी नकदी और इशारा किया और कहा, समर, एक ट्रांसफर मॉडल कितने का है? शायद कुछ 100 रुपए का। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। छोटे बाल वाले उस आदमी के वॉलेट में हजारों अमेरिकी डॉलर थे, जो कि लाखों रुपए के बराबर थे। वो समर के सामने अपना स्टेटस दिखा रहा था। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये लिमिटेड एडिशन का है। इसकी कीमत सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों रुपए है। श्रावणी ने पति से थोड़ा भी घमंड करते हुए कहा, ओ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो मेरे पास हजारों अमेरिकी डॉलर हैं। समर ने इस छोटे बालों वाले बंदे की बात हंसकर टालने की कोशिश करते हुए कहा, पैसा अच्छी चीज है लेकिन ये बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। इसके बाद समर ने वो ट्रांसफॉर्मर लेविस को देते हुए कहा, लेविस, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल, क्या तुम्हें ये पसंद आया? लेविस ने गिफ्ट लेते हुए खुशी से कहा, मुझे ये बहुत पसंद है, थैंक यू जीजू। बच्चों को इस प्रकार के खिलौने बहुत पसंद आते थे, विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मर मॉडल। ये हर लड़के का ड्रीम टॉय होता था। समर का मॉडल उसको कुछ ज्यादा पसंद आया। वो उसी से खेलता रहा और उसने 1 लाख रुपए बचाकर साइड में रख दिए। श्रावणी और छोटे बालों वाला लड़का उस समय चिढ़ गए थे जब उन्होंने देखा लेविस को उनकी नकदी के बजाय समर का लाया हुआ खिलौना ज्यादा पसंद आ रहा था। लेविस को सभी गिफ्ट्स और दिए जाने के बाद सभी ने बर्थडे केक बांटना शुरू किया और डिनर और ड्रिंक का आनंद लेना शुरू कर दिया था। श्रावणी और उसका पति पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर समर को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने डिनर पर उससे बिल्कुल भी बात नहीं की, सिर्फ अलीना और कियारा अभी भी उनके साथ बातचीत कर रही थी। कुंदन ने भी अपनी भौहें चढ़ाई और वो बहुत खुश नहीं था जब उसने देखा कि उसका बेटा समर के साथ घुल मिल रहा है। कुंदन सोच रहा था कि वो एक रेप्यूटेड और अमीर व्यक्ति है, उसके बेटे का स्टेटस भी हाई है और वो एक सेल्समैन के साथ कैसे खेल सकता है। कुंदन ने धीरे से कहा, समर कुछ और खा लो, एक सेल्समैन के तौर पर तुम्हें इस तरह के फैंसी रेस्टोरेंट में खाने से ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। लो समर, ये ब्रेज अबलॉन जिवेद सलाद लो। कुंदन बहुत हॉस्पिटेबल और देखभाल करने वाला लग रहा था, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वो समर के साथ व्यंग्यात्मक और कठोर बर्ताव कर रहा था। वो स्पष्ट रूप से समर को नीचा दिखा रहा था। समर ने कुंदन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मौसा जी, मैं वास्तव में इस रेस्टोरेंट में पहले भी आ चुका हूँ और उनके सभी व्यंजन आजमा चुका हूँ, आप लोग इसका आनंद लें। कुंदन और श्रावणी ने समर की ओर देखा। दोनों को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, शेखी बगा रहा है, कितना झूठा आदमी है। हालांकि वो अमेरिका में रहते थे, फिर भी उन्हें पता था कि वर्मा होटल इंदौर का सबसे शालीशान 5 स्टार होटलों में से एक था। कुंदन ने अहंकार से समर की ओर देखते हुए कहा, समर, मुझे पता है तुम दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जगह किसी भी अन्य जगह की तरह नहीं। तुम कभी भी यहाँ आ जाओ, ये एक 5 स्टार होटल है। तुम कैसे कह सकते हो और यहाँ कैसे बार बार आ सकते हो? समर ने भौहें चढ़ाई और कहा, मौसा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। कुंदन ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन कहा, तुम झूठे हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। उसके हिसाब से समर अभी बहुत छोटा और भोला था, इसलिए उसके सामने शेखी नहीं बघार सकता था। विदेश जाने से पहले वो इंदौर के 4 बड़े परिवारों में से एक वर्मा परिवार का मेंबर हुआ करता था, इसलिए ही
जब वो लोग इस बार इंदौर लौटे थे तो उन्होंने वर्मा होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। तभी श्रावणी ने अपने होठ थोड़े से ऊपर उठाए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये जो आप शेखी बकार रहे हैं ना। कुंदन की तरह श्रावणी को भी यही लग रहा था कि समर झूठ बोल रहा है। श्रावणी समर जैसे लोगों को सबसे ज्यादा नीची नजरों से देखती थी। उसके मन ही मन में उसने गरीब हो या अमीर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्रावणी और कुंदन दोनों ने सोचा कि समर झूठ बोल रहा है, लेकिन सिर्फ कियारा को ही पता था कि समर सच कह रहा है। कियारा समर के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन समर ने उसे रोक दिया था। समर ने सिर हिलाया और सोचा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। समर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मौसा जी, मैंने सुना है कि आप वर्मा परिवार के मेंबर थे, क्या ये सच है? कुंदन ने अहंकार में सिर हिलाया। हाँ, मैं वर्मा परिवार का मेंबर हुआ करता था। बाद में मैंने विदेश में पढ़ाई की, फिर अलेना से मिला और वही मेरे बच्चे हुए। समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, अगर ऐसा है तो आप गौरव वर्मा को जानते ही होंगे, है ना? कुंदन को स्पष्ट रूप से समर का संकेत समझ नहीं आया। उसने गौरव से उसके बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ गौरव वर्मा। गौरव वर्मा वर्मा परिवार का यंग मास्टर होने के साथ साथ उत्तराधिकारी भी है। आपको बता दूं कि मैं उसके बहुत करीब हूँ। समर ने कुंदन से गर्व से भरे चेहरे को देखा। उसे बड़ा अजीब लगा। हो सकता है कि जब उसे पता चलेगा कि गौरव समर का छोटा भाई है तो उसको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इस तरह अनजान बने रहने का दुख है। समर ने अपना सिर हिलाया और बाकी लोगों को भी तरस भरी नजरों से देखा। समर को उनकी तरफ तुच्छ नजरों से देखता हुआ देखकर श्रावणी नाराज हो गई थी। उसके मुंह से उसने बनाते हुए कहा, जीजू, इस नजर से आपका क्या मतलब? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पापा गौरव के बहुत करीब हैं। गौरव इस वर्मा होटल का प्रेसिडेंट भी है। समर ने अपने गिलास से पानी का घूंट लिया और कहा, मुझे पता है वो मेरा छोटा भाई है। मैंने उसे यहाँ कई बार देखा है। उसकी ये बात सुनकर श्रावणी को पूरा यकीन था कि समर झूठ बोल रहा है, बातें गढ़ रहा है, भले ही उसकी कही हर बात सच हो। उसने मन ही मन में कहा, गौरव जो एक यंग मास्टर था जिसे अरबों की प्रॉपर्टी विरासत में मिलने वाली थी, वो तुम्हारा छोटा भाई कैसे हो सकता है? श्रावणी ने उस पर हंसते हुए कहा, जीजू प्लीज अब ये मत कहिए कि गौरव आपका छोटा भाई है, नहीं तो दूसरे लोग आपको पागल समझेंगे। उसकी बात सुनकर समर ने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी बात का किसी को विश्वास क्यों नहीं? तभी ट्रिंग 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 अचानक कुंदन का फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर नंबर देखा और घबरा कर बोला, "श्श्श, चुप रहो सब लोग। मुझे यंग मास्टर गौरव वर्मा का कॉल आ रहा है।" उधर दूसरी तरफ गौरव ने फोन पर कहा, कुंदन अंकल, आप लोग अभी किस कमरे में हैं? मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। कुंदन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, यंग मास्टर, हम कमरा नंबर 66 में हैं। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी वहां पर आपसे आकर मिलता हूँ। कुंदन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है यंग मास्टर, आप आ जाइए। यंग मास्टर के आने की खबर सुनकर कुंदन बहुत एक्साइटेड हो गया था। वहीं उधर गौरव ने फोन रख दिया और रूम नंबर 66 की तरफ चल पड़ा। वो कुंदन से मिलना चाहता था। वहीं इधर इस कमरे में कुंदन अपना फोन लहराते हुए खुशी से झूमते हुए बोला, सुना आप लोगों ने, यंग मास्टर मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। ये कहते उसने समर और कियारा को देखा। उसने दर्शाने की कोशिश की कि उसका दर्जा कितना ऊंचा था। समर को कुंदन जोकर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी कुछ देर बाद गौरव अपने दो बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया। उसने प्रोफेशनल सूट पहना था। कुंदन ने जब गौरव को आता हुआ देखा तो वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसने सम्मान भरी नजरों से देखते हुए कहा, हेलो यंग मास्टर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे मिलने आए। यह वर्मा परिवार का मेंबर हुआ करता था, हालांकि उसे अभी भी गौरव तक पहुंचने में समय था, जो भविष्य में परिवार का उत्तराधिकारी बनने वाला था। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंदन अंकल, मुझे आप अच्छी तरह याद है। मेरे पापा चाहते थे कि जब आपने पीएचडी की थी तब आप वर्मा इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन आपने अंततः अमेरिका में रहने का फैसला कर लिया था। गौरव निश्चित रूप से कुंदन को अच्छी तरह जानता था। वो हमेशा अपने पापा का साथ देता था और अक्सर उनके परिवार में मिलने भी आता था। कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर क्षमा करें,
मैंने अमेरिका रहने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अलीना अमेरिका में रह रही थी। असल में कुंदन वर्मा परिवार में वापस आकर काम करने का प्लान बना रहा था, क्योंकि गौरव के पिता ने उसे कंपनी के मैनेजर पद पर रहने का वादा किया था। फिर भी उसने अलीना के साथ अमेरिका में रहना चुना, क्योंकि वो वहाँ एक कंपनी के मैनेजर पर काम कर रही थी। तभी कुंदन ने श्रावणी छोटे बालों वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यंग मास्टर, ये मेरी बेटी श्रावणी और मेरे दामाद माधव हैं। तभी श्रावणी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, यंग मास्टर, क्या मैं आपको याद हूँ? जब हम छोटे थे तो एक साथ खेलते थे। गौरव ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है, तुम हमेशा तितलियों का पीछा करती थी। श्रावणी बहुत खुश हुई जब उसने सुना कि यंग मास्टर को अब भी उसके बारे में याद था। आखिरकार एक अरब डॉलर की कंपनी के सीईओ द्वारा उसे याद किया जाना गर्व की बात तो थी। तभी श्रावणी ने समर की तरफ देखा, घमंड से अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, यंग मास्टर, कुछ लोग अभी अभी कह रहे थे कि आप उनके छोटे भाई हैं, वो झूठ बोल रहे थे ना? गौरव ने भौहें सिकोड़ी और श्रावणी की तरफ देखते हुए कहा, कौन ये कहने की हिम्मत कर रहा था मैं उसका छोटा भाई हूं? वो अब और जीना नहीं चाहता है क्या? लेकिन जब उसने समर और कियारा को टेबल के कोने पर देखा तो उसका चेहरा अचानक चमसा गया। श्रावणी ने गौरव के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। उसने समर की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, उस आदमी ने कहा कि आप उसके छोटे भाई हैं। कितना झूठा है ये आदमी। मैंने उसे आपके लिए पहले ही सजा दे दी है। लेकिन तभी गौरव अचानक पीछे मुड़ा। उसने श्रावणी को आक्रामक रूप से घूरते हुए कहा, चुप रहो। तुम ये कौन होती हो बुला भुरा कहने वाली? उन्हें डांटने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गौरव के डांट सुनकर श्रावणी के चेहरे के भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या हुआ है। कुंदन ने भी जब देखा कि गौरव उसकी बेटी पर चिल्ला रहा है तो उसे बुरा लगा। उसने गौरव को समझाने की कोशिश की और कहा, यंग मास्टर, गुस्सा मत कीजिए, लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने भी उसे डांटा था। गौरव ने कुंदन को घूरा और मन ही मन कहा, क्या मजाक कर रहे हो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई समर भाई को सजा देने की? वो गुस्से में था और भले ही वो वर्मा परिवार के मेंबर हों, लेकिन गौरव की नज़र में समर उनसे 10 गुना ज्यादा सम्मानीय पर्सन था। कुंदन ने जब देखा कि गौरव उसे घूर रहा है तो उसको थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, यंग मास्टर, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? गौरव ने कुंदन को क्रूरता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। उसकी बात सुनकर कुंदन उलझन में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यंग मास्टर ने उसे अचानक बेवकूफ क्यों कहा। उसने ऐसा क्यों किया था? कुंदन ने सोचा कि समर को उसकी जगह पर रखकर यंग मास्टर की मदद कर रहा है, फिर भी वो इससे खुश नहीं था। क्या होगा अब आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी पर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करके जाना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार दोस्तों। आप कहानी को लाइक भी कर दो, ठीक है?